लेकिन जब आरक्षण का मुद्दा उठता है तो यही आरक्षण के मुद्दे के तहत जहां एनडीए में दो फाड़ की स्थिति हम देखते हैं, जहां जीतन राम मांझी आरक्षण के सहमत में नजर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आता है, तो वहीं हम ये देखते हैं कि क्रीमी लेयर को लगाने के खिलाफ चिराग पासवान नजर आते हैं। अब 4 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद जो फैसला था वो तो महज 7 विधायकों का है और ऐसे में 7 विधायक और जीतना कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जिस तरीके से 9 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा है बिहार में, तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। फिलहाल देखा जाए तो आरक्षण का मुद्दा, जिसको लेकर के लगातार ये कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें आरक्षण की सीमा को 51% से बढ़ा करके 65% करने की बात कही गई थी और बात की कि उनका जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है। वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपसी फूट को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर बिहार में लगातार राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसके बाद हलचल दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। हाल ही में जो बड़ा बयान चिराग पासवान की तरफ से आरक्षण को लेकर दिया गया था, उसके बाद उसका असर दिल्ली में देखने को मिलता है और आरक्षण का मुद्दा केवल चिराग पासवान नहीं उठा रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मायावती बसपा प्रमुख, उनका उठाना ज़रूरी भी है क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से उन्हें चुनावों में इस बार बड़ी जीत हासिल जो करनी है। इसके अलावा अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद रावण, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बिहार में एक और बड़ी बात है जो उठ रही है और वो बात ये है कि जो 2025 का चुनाव है बिहार के अंदर, वो तस्वीर को बदलने वाला है। और तेजस्वी यादव ने जो बयान विधानसभा चुनाव से पहले दिया है, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव एक बड़ी रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो फिर ये भी क्यों कह रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे विपक्ष को एक साथ मिलाकर हम सरकार बनाएंगे, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाने की और मुख्यमंत्री बनने की बात अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार में बड़ा चेहरा, तो क्या माना जाए फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2 वोट बैंक नीतीश कुमार के हाथ से फिसल रहा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है वो दलितों का और दूसरा महत्वपूर्ण वोट बैंक मुसलमानों का, क्योंकि दोनों अगर देखे जाएं तो मुद्दे इन दिनों बहुत ज़्यादा सरकार के लिए चुनौतियां तो बन रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनको भी वोट बैंक पर असर डालता नजर आएगा। और बिहार में तेजस्वी यादव का ये बयान क्या बताता है कि 25 का चुनाव बिहार में एक नई क्रांति लेकर आएगा। हालांकि प्रशांत किशोर भी ये बात कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार बनेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम यही जानेंगे कि क्या बिहार की जो तस्वीर पलट रही है इसको बदलने में तेजस्वी यादव का एक बड़ा रोल है। और क्या मैं बात करूं नीतीश कुमार की, फिर से नीतीश कुमार जो है वो पासा पलटने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नाज़मीन। और नाज़मीन, अगर बात करें बिहार में एक बड़ा चेहरा और आ गया है, वो है प्रशांत किशोर का। इसके अलावा तेजस्वी यादव तो है ही, लेकिन तेजस्वी यादव एक सभा में अगर ये कहते हैं कि जो 25 का चुनाव है वो पूरी तरीके से तस्वीर को बदलेगा और गठबंधन की सरकार बनेगी, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो उनका चांस जो है लगता नजर आ रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को और कुछ बड़ा देने की सोची जा रही है या फिर नीतीश एक बार तेजस्वी के साथ दोबारा मिलकर सरकार बनाते हैं तो क्या माना जाए कि बीजेपी के लिए भी फिर हालात ठीक नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें कि एनडीए के साथ जेडीयू पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन के साथ नीतीश कुमार को लेकर ये दावा किया जाता है कि बिना नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का वजूद ना सिर्फ बिहार में बल्कि आप केंद्र में भी नहीं देख सकते हैं। ये दावा विपक्षी पार्टियों के तहत किया जाता है और खुद नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के अलावा नीतीश कुमार को और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे सकती है? जब कैबिनेट का विस्तार
हुआ था, लगभग यहाँ पर अपने 4 सांसदों को वो मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन 2 ही सांसदों को यहाँ पर मंत्री बनाया जाता है, जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जब बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती है तो वही नीतीश कुमार की पार्टी है जो लगातार ये दावा करती है कि नीतीश कुमार इस मांग को अब पूरा करवा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के अंदर इसी विशेष राज्य के मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाता है तो सवाल नीतीश कुमार पर उठते हैं कि आखिरकार अगर आपकी सरकार बिहार में है, एनडीए के साथ गठबंधन में है, आप किस आधार पर बिहार में शासन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं जब यहाँ पर हम देखते हैं मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा अगर पुल धराशायी होते हुए नजर आते हैं, जब नीतीश सरकार पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब आरक्षण का मुद्दा उठता है तो यही आरक्षण के मुद्दे के तहत जहां एनडीए में दो फाड़ की स्थिति हम देखते हैं, जहां जीतन राम मांझी आरक्षण के सहमत में नजर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आता है, तो वहीं हम ये देखते हैं कि क्रीमी लेयर को लगाने के खिलाफ चिराग पासवान नजर आते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में किस तरीके से अछूत वाली स्थिति हम देखते हैं। जीतन राम मांझी को नसीहत देते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं कि जब आप मंदिर में गए थे आप वो वाली बात भूल जाते हैं जब आपके जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया जाता है। तो वहीं जीतन राम मांझी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण पर सामने आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित नेताओं से मुलाकात करते हैं, आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल अब हम आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का ये जो प्रावधान है ये कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे और इसके लिए एक और याचिका यहाँ पर दाखिल की जाएगी। जी, वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो 2 वोट बैंक अब बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, जिनमें दलित वोट बैंक है और दूसरा हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है उस पर भी नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं। और हम ये बात जानते हैं कि बिहार में जो पिछड़ा वोट बैंक है वो किस तरीके से, चाहे पासवान समाज की बात कर लें या फिर मांझी समाज की बात कर लें, SC ST OBC वर्ग जो है वो जिस तरीके से अभी तक समर्थन देता रहा है नीतीश कुमार को, क्या जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर, जिसमें हमने देखा तेजस्वी यादव ने इसका पूरे तरीके से विरोध किया, विपक्ष विरोध कर रहा है, तो बीजेपी के हाथ से वोट बैंक अगर खिसक रहा है तो बिहार में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बिहार में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। पासवान समाज की बात करें, जब हमने देखा कि लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था, उसी दौरान हम ये भी तस्वीरें देखते हैं कि बिहार में पासवान समाज अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर आ जाता है। नीतीश सरकार से उम्मीद की जाती है, गुजारिश की जाती है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। अपनी पुश्तैनी नौकरियों में 80% आरक्षण की बात पासवान समाज करते हुए नजर आते हैं। वफादार चौकीदार नौकरियों को लेकर अगर हम बात करें तो वहीं पासवान समाज को लेकर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आता है। नीतीश कुमार इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान आश्वासन देते हैं कि हम पासवान समाज के साथ हैं, पासवान समाज ने हमेशा से चौकीदारी का काम किया है, हम उनका समर्थन करते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, लेकिन मुलाकात के कोई नतीजे सामने नहीं आते हैं। आरक्षण का मुद्दा आप देख लीजिए कि एनडीए में ही जो उनके सहयोगी दल हैं सहमति जताते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई सहमति जता रहा है तो कोई स्वार्थी बोलता हुआ नजर आता है। वहीं वक्फ बोर्ड का मामला अगर हम देखें, जब लोकसभा के अंदर जब बहस होती हुई नजर आई इस बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर, तो ललन सिंह इसके समर्थन में बयान देते हुए नजर आए कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों के अधिकारों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी मस्जिदें नहीं टूटेंगी, कोई भी मदरसे नहीं टूटेंगे, बल्कि इसमें संशोधन किया जाएगा किस तरीके से इन संपत्तियों का नाजायज फायदा वक्फ बोर्ड वाले उठाते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से ये अपनी मनमानी करते हैं। तो वहीं ललन सिंह का पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के MLC गुलाम सामने आते हैं जो कहते हैं किस तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल कई शैक्षणिक स्थानों में भी दिया जाता है, किस तरीके से बच्चों के स्कॉलरशिप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं इस आधार पर कहा जा रहा है कि अब एनडीए में चुनाव से पहले बिहार की बात करें खाली तो 2 फाड़ की स्थिति बन चुकी है, जिसका फायदा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बखूबी उठा रहे हैं। एक तरफ हिना साहब से मुलाकात तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ये कहना कि एनडीए के तमाम जो मंत्री हैं बरगलाने का काम
काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर मीसा भारती लोकसभा के अंदर दावा करती है कि नीतीश कुमार को लेकर उनका कहना होता है कि अब हमारे साथ आ जाइए, जब आप अपनी मांगों को ही नहीं मनवा पा रहे हैं तो आपका फायदा क्या है सरकार चलाने का। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार, जो हर बार विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हुए नजर आए, आपसे बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार वो फैसला लेते हुए नजर आएंगे? ये नीतीश कुमार के एक फैसले पर निर्भर करेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, नीतीश कुमार का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है, जब नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होते हैं, या अगर बात करें तो आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर विपक्ष बात कर रहा है लेकिन नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हम वक्फ बोर्ड को लेकर भी देख रहे हैं, इस पर बात नहीं हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की खामोशी ये बता रही है कि एक बार फिर पलटने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि वो बात अलग है कि बजट में स्पेशल पैकेज दे दिया गया। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दिनेश भी मौजूद हैं। दिनेश, एक बड़ी और अहम बात ये देखने को मिलती है कि विपक्ष एक मुद्दे को उठा रहा है, आरक्षण का मुद्दा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड पर जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार इस एक्ट में बदलाव कर रही है, वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस पर विपक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में आप संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड का मुद्दा अलग होता है। लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी क्या ये बता रही है कि नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और एक तरफ से समर्थन भी दिखा रहे हैं, और चिराग पासवान और तमाम नेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि भैया जो सरकार है वो ठीक नहीं कर रही है, तो क्या नीतीश कुमार जो पलटू चाचा कहे जाते हैं, क्या एक बार फिर पलटने की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए तेजस्वी का ये बयान कि भैया हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जी देखिए, तेजस्वी यादव ने तो ये भी ऐलान किया है कि 2019 में हमारे पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं थी और उस दौरान 79 सीटें जो है आरजेडी ने जीती थी बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई थी। तो अब 4 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद जो फासला था वो तो महज 7 विधायकों का है, और ऐसे में 7 विधायक और जीतना कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जिस तरीके से 9 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा है बिहार में, तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। फिलहाल देखा जाए तो आरक्षण का मुद्दा, जिसको लेकर के लगातार ये कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें आरक्षण की सीमा को 51% से बढ़ा करके 65% करने की बात कही गई थी, और उसको कानूनी अमलीजामा जब पहनाने की बात आई है तो फिर नीतीश कुमार पीछे पैर क्यों खींच रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को उठाना चाहती है, क्योंकि चुनाव के वक्त पर बीजेपी की तरफ से भी आरक्षण को बढ़ाने की बात कही गई थी, और अति पिछड़ा और जो पिछड़ा समुदाय है उसको लेकर के लगातार ये कहा जाता रहा है कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, तेजस्वी हो, तीनों तरफ से यहाँ पर वार प्रतिवार हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार अब लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की जो बयानबाजियाँ थी पिछले वक्त में, वो भी काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आई थी, और आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी होने के नाते अब बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद ताल ठोकती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सम्राट चौधरी का इन्होंने जिक्र किया, ये वही सम्राट चौधरी हैं जो एक वक्त में बीजेपी के बड़े चेहरे तो थे, लेकिन जब से इन्हें पद से हटाया गया उसके बाद सम्राट चौधरी का कोई बयान नहीं आ रहा है। जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई, तो ऐसे में देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी फेरबदल किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी माही भी हमारे साथ जुड़ी हैं। माही, बिहार की जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, क्या ऐसे में माना जाए कि तेजस्वी यादव अभी तक तो डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे जब सरकार में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात अगर सामने आ रही है तो क्या लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव बनकर निकल सकते हैं? और जो बीजेपी लगातार गलतियां कर रही है वोट बैंक के लिहाज से, ये वोट बैंक अब धीरे धीरे इन्हीं विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ रहा है, जिसका जुड़ना सत्ता पक्ष के लिए और खास तौर पर नीतीश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले तो नीतीश कुमार को जब पुल गिर रहे थे बिहार में तब तो नहीं घेरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके बहकावे में नहीं आ सकते या उनकी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो पुल का मुद्दा उठाते हैं और फिर नीतीश कुमार को खुलकर घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं आपने बात की कि उनका जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है। वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपसी फूट को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर साथ में देखा जाए तो
तो जब राहुल गांधी ने वहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी तो उसी के तर्ज पर तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे थे और जिसके बाद जनता का जनाधार उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा कि मात्र 3 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हो सकता है कि कुछ निर्णायक भूमिका में आता हुआ नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब लगातार जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं और यही आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि इंडिया गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है कहीं ना कहीं राहुल इसी वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो समाज में जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ध्यान नहीं देती और कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। इसके पहले जब वो डिप्टी सीएम थे और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं 5 लाख नौकरियों के लिए जो शिक्षक भर्ती थी जिस पर वो खुलकर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आए और शिक्षक की भर्ती भी कराई, जिसके बाद युवाओं का जो जनाधार है वो तेजस्वी के साथ जुड़ता हुआ नजर आया। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर नीतीश कुमार अपना पाला नहीं बदलेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन अगर वो बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उसका फायदा देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के सहारे बिहार में एक नई तस्वीर को लिखने का काम करेंगे तेजस्वी यादव? और अगर ऐसा होगा तो फिर नीतीश कुमार का क्या है, बिहार की राजनीति क्या कहती है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं और जनता तक जो जानकारी है उसको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।